नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। उत्तराखंड वन विभाग में मनुस्यारी इको हट्स प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसे कॉर्बेट 2 कहा जा रहा है। पिथौरागढ़ के मनुस्यारी में बिना स्वीकृति के इको हट्स, डोरमेट्री और अन्य निर्माण किए गए। आपको बता दें कि ये घोटाला जो कि 1,63 करोड़ रुपयों का बताया जा रहा है, जिसमें 70% राजस्व निजी संस्थान के सुपुर्द कर दे दिया गया और 14.6 किलोमीटर फायर लाइन को 90 किलोमीटर दिखाकर फर्जी भुगतान किया गया है। शासन ने आईएफएस अधिकारी डॉक्टर विनय भार्गव से 15 दिनों में जवाब तलब किया है और सीबीआई और ईडी की जांच की सिफारिश की है। फिलहाल नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि 15 दिन के अंदर आरोपी डॉक्टर विनय भार्गव क्या कुछ जवाब देते हैं, अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर क्या सफाई पेश करते हैं। उसके बाद उन पर निलंबन के साथ साथ सीबीआई और ईडी जांच कब शुरू होती है। तो घोटाला क्या कुछ है वो समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। उत्तराखंड इको हट निर्माण में घोटाला हुआ है। इस निर्माण में 1,63 करोड़ का घोटाला। डॉक्टर विनय भार्गव पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। आईएफएस अधिकारी विनय भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। बिना टेंडर कराए निर्माण कार्यों पर फंस गए हैं विनय भार्गव। विनय भार्गव को जवाब के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिनों में अगर जवाब नहीं दिया तो न्यायोचित कार्रवाई होगी। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बड़ी अपडेट और ग्राफिक्स के जरिए पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। बिना टेंडर के निर्माण कार्यों पर फंस गए हैं विनय भार्गव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। इसमें कोई भी हो, किसी भी विभाग का हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा या गलत कृत्यों को अंजाम देने का काम करेगा तो मुझे लगता है उसमें जांच भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और अभी वन विभाग का जो मामला सामने आया है, विभाग ने देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। इसमें कोई भी हो, किसी भी विभाग का हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा या गलत कृत्यों को अंजाम। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। उत्तराखंड के वन विभाग में एक और महाघोटाला सामने आया है। इको टूरिज्म के नाम पर 1,63 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है और घोटाला करने का जो मुख्य आरोपी है उनका नाम है डॉक्टर विनय भार्गव, जिसको बकायदा शासन ने पत्र भेजा है और पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है कि आपको 15 दिन के अंदर अपना पक्ष रखना है। हम इस वक्त मौजूद हैं वन मुख्यालय में, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। वन मुख्यालय में जैसे ही पता चला कि एक महाघोटाला हो गया है, पत्राचार के बाद जब चलता रहा तो फिर यहाँ हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद पूरे विभाग में फिर से सनसनी फैल गई है कि एक बार अभी हाल ही में जिम कॉर्बेट का घोटाला सामने आया था और उसके बाद जिम कॉर्बेट पार्ट 2 के रूप में इको टूरिज्म का यह महाघोटाला सामने आ गया है। इस घोटाले में मुनस्यारी रेंज में इको हट के निर्माण को लेकर डॉक्टर विनय भार्गव ने भारी वित्तीय अनियमितताएं की हैं, जिसके बाद विभाग ने जांच के बाद इसमें कहा है कि सीबीआई जांच या फिर ईडी से जांच इसकी कराई जानी चाहिए। इस घोटाले में सीधे सीधे डॉक्टर विनय भार्गव ने सारे मानकों, सारे नियमों को ताक पर रख दिया। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जिले में ये जो मुनस्यारी को टूरिज्म के नाम पर 2019 में घोटाला किया गया था, उस वक्त वो पिथौरागढ़ जिले में बतौर डीएफओ तैनात थे। तो ये पूरा जो घोटाला अंजाम दिया गया, उसके बाद एक यहाँ पर जो ऑडिट रिपोर्ट हुई तो उसमें पता चला कि आलम ये था कि हालात की जो पत्राचार किया गया उसमें बताया गया कि जो आरोपी है उन्होंने कोई किसी भी तरीके का टेंडर नहीं किया, सरकारी मानकों को ताक पर रख दिया और 1,63 करोड़ रुपए की बंदरबाट कर दी। जिसके बाद बकायदा पत्र लिखकर नैसर्गिक न्याय की बात की गई कि नैसर्गिक न्याय के तहत इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद वन विभाग के सचिव आर के सुधांशु ने बकायदा स्पष्टीकरण तलब करते हुए 15 दिन का समय दिया। इन 15 दिन के अंदर आपको अपना पक्ष रखना है कि जो आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, आपने 1,63 करोड़ रुपए जो डकारे हैं सारे मानकों को ताक पे रखते हुए, तो उस पर आपका क्या कहना है।
बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर नीति अपनाती है, चाहे वो छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली। जांच के बाद जो चीजें सामने आ रही हैं, कठोर कार्रवाई की जाएगी और नजीर पेश की जाएगी, ताकि उत्तराखंड में जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर नीति है सीएम की, उस पर आगे एग्जीक्यूट होगा। तो बहरहाल 15 दिन के समय के बाद देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड सरकार क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलयूसीसी चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में इस एलयूसीसी चिटफंड कंपनी ने 92 करोड़ के करीब घोटाला करने के बाद इसके लोग देश छोड़कर रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हजारों लोगों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ था। चिटफंड कंपनी की शुरुआत साल 2017 की शुरुआत में हुई, जिसके बाद ये कंपनी गढ़वाल श्रीनगर आई और वहां उसने गढ़वाल श्रीनगर को अपना बेस कैंप बनाकर लोगों का पैसा दोगुना करने और बैंक से ज्यादा ब्याज देने का वादा किया, लालच दिया, लोगों से पैसे जमा करवाए। यहां तक कि लोगों में भरोसा जताने के लिए इस चिटफंड कंपनी ने स्थानीय लोगों को अपने यहां नौकरी तक दे दी, ताकि लोगों में एक भरोसा स्थापित हो पाए। लोग कंपनी में पैसा जमा करने लगे, जिसके बाद कंपनी ने पहले लोगों और निवेशकों का विश्वास जीत लिया और बाद में करोड़ों रुपए लेकर विदेश फरार हो गए। वहीं इस मामले को गंभीरता से देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सीबीआई जांच के लिए हस्तांतरण हो चुका है, अनुमोदन मिल गया है। सीबीआई जांच हमने, चूंकि मेरे पास ये मैटर आज नहीं, काफ़ी दिनों से मैटर चल रहा है और काफ़ी हमारे जो सामान्य परिवारों के लोग हैं, अपने पूरे जीवन भर की जिन्होंने गाड़ी कमाई है, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और हमने इससे पहले, आज से लगभग 2 माह पूर्व, मेरे से सभी आंदोलन करने वाले जो पीड़ित लोग थे मिलने के लिए आए थे। तभी हमने सब बात कर ली थी और हमने कहा था कि हम इसकी पूरी जांच राज्य स्तर पर करेंगे और अगर किसी इंटरपोल जैसी एजेंसी की अगर आवश्यकता होगी तो उसकी भी लेंगे। लेकिन हमारे अधिकारियों ने और सबने सारी जांच करने के बाद पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने एक आकलन करके मुझे रिपोर्ट भेजी कि इसमें सीबीआई की जांच की जानी चाहिए। हमने उसको सीबीआई जांच के लिए अग्रसारित कर दिया है और हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जांच होने के बाद जांच में निश्चित रूप से उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो जमा धनराशि है उनको मिलनी चाहिए। इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर लगातार पुख्ता कदम उठा रही है। इस दिशा में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया, मुख्यमंत्री के निर्देश पर मियावाला क्षेत्र में तालाब का निर्माण किया गया है, तो वहीं गौरा देवी पार्क में एक आधुनिक जलाशय तैयार किया गया है। उसके साथ ही देहरादून के अलग अलग स्कूलों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। इन प्रयासों से बुनियादी जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और प्राकृतिक संसाधनों के साथ शहरी विकास का संतुलन बनाने की दिशा में अहम पहल हुई है। राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज था और वहां पर काफी इस स्थिति में था कि उसमें जल संरक्षण और संवर्धन नहीं हो पा रहा था। उसकी जल संग्रहण की क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोगों ने उसमें काम किया है और साथ ही साथ वहाँ पार्क भी बनाया है और बरसात के बाद उसमें जल भराव भी हुआ है और एक तालाब के अच्छे स्वरूप में आ गया है। इस तरह गौरा देवी पार्क डिफेंस कॉलोनी के पास में वहाँ भी हमने जल संरक्षण के लिए तालाब बनाया है जो देहरादून क्षेत्र में, और साथ ही आसपास में अगर कोई इस तरह के और भी तालाब और कुएं हैं तो उनको भी हम लोग संरक्षण और संवर्धन का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो देहरादून का गिरता भूगर्भ जल स्तर है उसको हम लोग ठीक कर सकें। चमोली जनपद में 26वां कारगिल विजय दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग की ओर से गोपेश्वर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी संदीप तिवारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर वीर नारियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान जनपद के अलग अलग विकासखंड मुख्यालयों पर भी कारगिल शहीदों की स्मृति में पौधारोपण और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस के जवानों और NCC कैडेट्स ने शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद यहां कार्यक्रम की मुख्य अतिथि
कारगिल शहीद कृपाल सिंह की धर्मपत्नी विमला देवी और जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों और शहीदों के परिजनों ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सोरी ने कहा, आज देहरादून में उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने हमें कारगिल संघर्ष में विजय दिलाई। हमारे लिए ये सबक सीखना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हमारे लिए ये कैसे किया। आज जब हम आंकड़ों को देखते हैं, हम विवरणों को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है 527 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके बहादुर परिवारों की देखभाल करें और उनके बच्चों की देखभाल करें। मुझे बहुत खुशी है कि हर सैनिक और हर परिवार यहाँ आया है ताकि हम सामूहिक रूप से उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। आज देहरादून के शौर्य स्थल के अंदर में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। विजय दिवस के उस घड़ी के अंदर में अपने जाबाजों को, जिन्होंने हमको कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में विजय दिलाई थी, उनको नमन करने के लिए, ट्रिब्यूट्स करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमारे लिए जरूरी है कि हम सबक सीखें कि उन्होंने हमको किस प्रकार से कारगिल शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा, सैनिकों और पूर्व सैनिकों का हमारे देश की रक्षा में बड़ा योगदान है। सीएम ने कहा, शहीदों की शहादत की कीमत कोई नहीं चुका सकता, लेकिन उनको याद कर सम्मान देकर उनके परिवार का हौसला बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पहले जो अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए थी, अब परमवीर चक्र मिलने वाले बहादुर सैनिकों को 1.5 करोड़ की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सीएम धामी ने बहादुर सैनिकों को सलाम किया। कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कारोबारियों की तरफ से लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायत के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र की जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे। इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर के हालात देखकर कुमाऊं कमिश्नर ने अपनी नाराजगी जाहिर की, साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते भी नजर आए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में लावारिस गाड़ियों की हालत देख कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का पारा हाई हो गया। निरीक्षण के दौरान दीपक रावत ने नगर में अव्यवस्थाओं पर चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध तरीके से खड़ी दर्जनों गाड़ियों को देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने गाड़ियों के बारे में पूछा तो पता चला दर्जनों गाड़ियां कई सालों से लावारिस खड़ी हैं। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, जीएसटी अधिकारी हेमलता शुक्ला सहित विभागों के अधिकारी और ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारी भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। ट्रांसपोर्ट नगर में जो समस्या है उसके बारे में मुझे पता चल रहा था, तो आज इसका इंस्पेक्शन सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पे किया गया है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है कि जो लावारिस गाड़ियाँ हैं, लावारिस भी अब दो तरह की हैं। एक तो जो कई सालों से पड़ी हुई यहाँ पे, इनको ढूंढने का हमने कभी प्रयास नहीं किया गया। कुछ ऐसी हैं वो एक्सीडेंट की वजह से आई हैं पर उनके मालिक उनको क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तो पुलिस से कहा इनको सूचीबद्ध करें। अगर ये माल मुकदमा आती हैं तो जो इसका कोर्ट से प्रोसीजर है, कोर्ट को इंटीमेट करके वीडियोग्राफी कराने के उपरांत इनको छुड़वा दें। बाकी जो गाड़ियां यहाँ पे हैं जो कि इसको केवल एज ए पार्किंग यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम कोई यूज़र चार्जेस तय कर देंगे जो उनको पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद भी जो पे नहीं करेगा और गाड़ी ले जाएगा भी नहीं तो उस पर जो भी एमवी एक्ट में कार्रवाई है उसको किया जाएगा। कुछ दिनों पहले धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी छांगुड़ से जुड़े अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद दून पुलिस ने ऐसा ही एक और मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना रानी पोखरी के
रानी पोखरी के क्षेत्र से आपको बता दें कि शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर अब्दुल रहमान के बाद अब्दुल रहमान पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोप है कि अब्दुल रहमान समेत कई मुस्लिम युवक वादी की बेटियों को जबरन बहला फुसलाकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब एसएसपी देहरादून के निर्देश में टीम का गठन करते हुए मामले की गहनता से जांच शुरू हुई, तो उसके बाद जो बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। धर्मांतरण का ये सिंडिकेट केवल अंतर्राज्यीय ही नहीं बल्कि इसके तार तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स तक जुड़ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, जो झांगुर का केस है वो यूपी द्वारा जो है यूपी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मैंने अभी जैसे अपना शुरू के अपने जो बाइट दी थी उसमें कहा था बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न होते हैं, तो उस बहुत अर्ली स्टेज पर उसको डाइवर्ज करना ठीक नहीं रहता। बट कहीं ना कहीं जो मोडस ऑपरेंडी एक फंडिंग की बात आती है कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में कोई इनको गलत मिसयूज़ करना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश्ड जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं हम स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट एक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनको धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए इनको कहीं ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, जो विदेशों में लड़कियों को भेजने की अक्सर प्रायः देखने में सुनने में आती है। चमोली में 28 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके लिए 411 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 194 पोलिंग पार्टियां 5 विकास खंडों से रवाना हो गई हैं। बाकी 237 पार्टियां कल रवाना हो जाएंगी। इस चरण में 17 जिलों में पंचायत सदस्य, 125 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 383 ग्राम प्रधान पदों के लिए 1,80,000 मतदाता वोट का इस्तेमाल करेंगे। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी इंतजाम किए हैं और आपदा की आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ जवानों को भी तैनात किया गया है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अब क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ बहुभाषी और विदेशी भाषाओं में भी पाठ्यक्रम शुरू करेगा, जहां एआई और ई-कॉमर्स की भी पढ़ाई होगी। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस वक्त यूजी और पीजी में 111 कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन क्षेत्रीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम लाने के साथ साथ बहुभाषी और विदेशी भाषाओं में भी पाठ्यक्रम लाने जा रहा है, जिससे कि उसे भाषा अंतर्गत रोजगार से जुड़े लोग अच्छी शिक्षा उनको मिल पाए। मैंने परसों ज्वाइन किया और हम लोग सब मिल कर के इस प्रयास में हैं कि इस वर्ष हमारे विद्यार्थियों को हम अपने केंद्र तक ला पाएँ, अपने शिक्षण केंद्र तक ला पाएँ। उसके लिए हम लोग सब मिल कर के अलग अलग ज़िलों में जाएंगे और बच्चों को सूचित करेंगे। नए पाठ्यक्रमों की जो जानकारी है उसको हम लोग सोशल मीडिया और हमारे जो फ्लैक्स या जो भी माध्यम है उनसे लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि पहला काम इसमें प्रायोरिटी ये है कि अगले 1.5 महीने में हमें प्रवेश प्रक्रिया में अधिकांश बच्चों को जोड़ना है जिनको हमारे माध्यम के शिक्षण की ज़रूरत है, विशेषकर नौकरी पेशा लोगों को, जो लोग अब रोज़गार में हैं और सीधे नहीं प्राप्त कर सकते शिक्षा, या दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी जो इस मोड में पढ़ना चाहते थे उनको अभी तक सूचना ना हो, या वे विद्यार्थी जो अभी निकले हैं और उनको सूचनाओं के अभाव में हम तक पहुंचना नहीं बना हो। तो ये सारा प्रयास किया जाएगा पहले मोड में कि हम एडमिशन करा पाएँ। देहरादून में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को जिला प्रशासन ने बड़ी सौगात दी, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान जब स्वतंत्रता सेनानियों की पहले पीढ़ी के परिजनों ने स्मार्ट सिटी और रोडवेज बसेस में निःशुल्क यात्रा की मांग उठाई, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए स्मार्ट सिटी बसों में फ्री यात्रा सुविधा लागू कर दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा, सीएम के सख्त निर्देश हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके उत्तराधिकारी हमारे लिए सर्वोपरि हैं। साथ ही स्मार्ट सिटी बसेस में इस सुविधा की जानकारी देने के लिए विशेष फ्लैक्स भी लगाए गए। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है और खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने
भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। उन्होंने बताया कि खासतौर पर नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों के लिए कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब ये कि इन इलाकों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड और जल जमाव जैसी घटनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग ने ये भी साझा किया है कि 26 जुलाई से प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इस दौरान लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। विभाग ने अपील की है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें, सुरक्षित स्थानों पर रहें, प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। बात करेंगे 27 और 28 तारीख को, तो 27 में जो शाम रात से थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो उसमें जो बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और अन्य जो पर्वतीय जनपद हैं जैसे रुद्रप्रयाग, टिहरी, तो वहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। ऐसे ही फिर जो 28 तारीख में भी जो उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, टिहरी या नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और अन्य पर्वतीय जनपदों में भी जो है इक्का दुक्का स्थानों में भारी वर्षा मिल सकती है। तो जो थोड़ा एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी कम है, तो जो है इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा जो है 29 और 30 में भी मिल सकती है। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।